तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सो गाइस बेसिकली जो ईथर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं जिसमें वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर मींस अगर आप ऑर्डर निकालते हैं गाइस, ऑर्डर क्या होता है P प्लस Q, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं विच इज द सम ऑफ P प्लस Q, तो यहां पे जो ऑर्डर निकलता है SN2 मैकेनिज्म में वो कितना निकलता है, 2 निकलता है। अब गाइस SN2 मैकेनिज्म को SN2 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से क्या करेगा गाइस, अटैक करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ईथर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है जिसमें वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच मींस अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू P प्लस Q, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, तो वहां पे क्या निकलेगा, 2 निकलेगा गाइस। और SN2 को SN2 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से क्या करेगा गाइस, अटैक करेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, ईथर जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और अगर आप प्रीवियस सेशन में SN2 को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि SN2 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टैटिक हिंड्रेंस गाइस, स्टैटिक हिंड्रेंस। अब स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है गाइस, स्टैटिक हिंड्रेंस होता है भीड़ भाड़, क्राउडिंग। तो गाइस याद रखिएगा, अगर ईथर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो स्टैटिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, जितना कम स्टैटिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ईथर की टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो गाइस मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर आप SN2 मैकेनिज्म को देखते हैं तो SN2 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टैटिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, क्राउडिंग। तो क्राउडिंग जितनी कम होगी, स्टैटिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो प्लीज आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जब हम आगे रिएक्शन करेंगे तो इसकी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ईथर की रिएक्शन करेंगे हैलोजन एसिड के साथ। अब हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं गाइस, हैलोजन एसिड्स आपके हो सकते हैं HI, ये हो सकते हैं आपके HBr, ये हो सकते हैं आपके HCl, या फिर ये आपके हो सकते हैं HF गाइस। ये होते हैं आपके हैलोजन एसिड। और अगर मैं बोलूं कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी गाइस। ऐसा क्यों, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है गाइस क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर जल्दी बनेगा तो वो जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। इसलिए गाइस अगर हम ईथर की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI होगा गाइस, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, जल्दी टूटेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा गाइस। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी गाइस, तो रिएक्शन में क्या होगा गाइस, जैसे मैं अगर एक ईथर ले लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव CH2, वी हैव CH3 गाइस। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिकल ईथर। So we have guys symmetrical ether। तो अगर मैं symmetrical ether को रिएक्ट कराता हूं HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं गाइस, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। यहां पे हमने जो HI लिया है ये सिंपल अभी 1 मोल लिया है, कितना लिया है, 1 मोल लिया है। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, आपको पता है ईथर के पास होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, डोनेट करेगा गाइस। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होगा CH3, we have CH2, we have oxygen, we have CH2, we have CH3। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो कंपाउंड कहलाता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से गाइस वो यहां से टूट जाएगा, वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा CH3, एक आपको मिलेगा CH2 और एक आपको मिलेगा गाइस OH। क्लियर है। अब जैसे ये वाला ग्रुप अलग हुआ गाइस, इस कार्बन पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और इस पे कौन अटैक करेगा, आयोडीन अटैक करेगा। और जैसे ही आयोडीन अटैक करेगा आपको यहां पे क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी गाइस। किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्काइल हैलाइड की यहां पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस।
तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम सिमेट्रिकल ईथर को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, और HI मैंने यहाँ पे सिर्फ कितना लिया है 1 मोल, तो वो क्या करता है अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड की क्या करता है फॉर्मेशन करता है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कि अगर हम HI को एक्सेस मात्रा में लें तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी। गाइस अगर मैं लेता हूं सिमेट्रिकल ईथर, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग HI को ले रहे हैं एक्सेस मात्रा में। किस मात्रा में ले रहे हैं, एक्सेस, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी, आपने क्या लिया है, आपने लिया है सिमेट्रिकल ईथर, और सिमेट्रिकल ईथर का आप रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। जैसे ही लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा गाइस, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है यहाँ पे CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन जो जुड़ा होगा हाइड्रोजन से और कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन को, एंड वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3 गाइस। अब अगर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और लेस स्टेबल होने के वजह से जैसे ही ये कंपाउंड I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि यहाँ से तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, और ये आयोडीन देखिए गाइस बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास CH3, एक बनेगा CH2, और यहाँ पे किसने अटैक किया, इस आयोडीन ने, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बना। दूसरा हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना CH3, हमारे पास बना CH2, और हमारे पास बना O और H, अल्कोहल की फॉर्मेशन में। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने HI है वो एक्सेस मात्रा में लिया है, तो एक्सेस मात्रा में लेने की वजह से ये अल्कोहल दोबारा रिएक्ट करेगा HI के साथ। अब रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ऑक्सीजन के पास फिर से क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3, CH2, ये रहा आपका ऑक्सीजन जो जुड़ा है हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी जुड़ा है हाइड्रोजन से, कैरी अ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था। अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा, I नेगेटिव होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से और वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, आपका जो आयोडीन है जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव I। तो आपने देखा कि अगर मैं HI को 1 मोल लेता हूं, लिमिटेड लेता हूं, तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड की जाएगी, और अगर मैं HI को एक्सेस मात्रा में लेता हूं तो वो क्या करेगा, फर्दर अल्कोहल का क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और फिर से एल्काइल हैलाइड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। चलिए मूव करते हैं, अभी हमने बात करी सिमेट्रिकल ईथर की। अगर यही केस अनसिमेट्रिकल ईथर का होता तो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड की जाती है। सो अगर मैं लेता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव CH3। सो गाइस अब हमारे पास है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं HI के साथ, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन सिंपल, HI को मैं यहाँ पे 1 मोल ले रहा हूं, तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3, CH2, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा CH3 गैस, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो वो क्या कहलाता है, लेस स्टेबल कहलाता है। अब जैसे ही लेस स्टेबल कराएगा गाइस, हम इसको रिएक्ट कराएंगे I नेगेटिव के साथ, तो आपको पता है ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और जैसे ही ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आपको पता है यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम होगा उस साइड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 मैकेनिज्म की। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये वाला केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का। सिमेट्रिकल ईथर में तो मैं कहीं से भी तोड़ सकता था, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर में हम उसी जगह से ब्रेक डाउन करेंगे जिस जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कहां से टूटेगा गाइस, यहां से टूटेगा इस जगह से बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहां पे मिथाइल ग्रुप है, यहां पे इथाइल ग्रुप है, तो यहां पे आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहां करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा इस पे CH3 पे। क्यों हुआ, एक और बार देखते हैं।
मैंने कहा ये केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको पता है कि जो आयोडीन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम होगा उस साइड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 की। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटा और क्या बना, एक तो बना हमारे पास CH3, एक बना हमारे पास CH2, एक बना हमारे पास OH। और आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम था। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और I। सो गाइस आपको ये नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखना है, नोट ये याद रखना है कि अगर आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। इट मींस जिस जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कम मिल रहा होगा, आपको वहां से बॉन्ड को तोड़ना है, और जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ोगे उस जगह रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी SN2 मैकेनिज्म की। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिमेट्रिकल ईथर में HI वाली रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और किस तरीके से अनसिमेट्रिकल ईथर में HI वाली रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब चलिए गाइस कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इन केस ऑफ ईथर, तो अगर गाइस आपके पास है मिथाइल, अगर आपके पास है इथाइल, अगर आपके पास है 1 डिग्री या फिर अगर आपके पास है 2 डिग्री, तो ये फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करेगा गाइस, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपके पास है 3 डिग्री, अगर आपके पास है एलाइलिक कंपाउंड्स, एलाइलिक, अगर आपके पास है बेंजाइलिक, तो गाइस ये क्या करेगा, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन। आपको पता है जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा, जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा, उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो गाइस हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम ईथर का HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर वहां पे आपको मिथाइल दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, 1 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है एल्काइल, तो वहां पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। वहीं पे अगर आप ईथर को जब आप HI के साथ रिएक्ट करा रहे हो, आपको वहां पे 3 डिग्री एल्काइल दिख रहा है, एलाइलिक दिख रहा है या बेंजाइलिक दिख रहा है, तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और SN1 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1। चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3, मैंने लिया C, मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH3, we have O, we have CH2 and we have CH3। तो आप देख रहे होंगे ये केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का, अनसिमेट्रिकल ईथर का। और इस अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं 1 मोल ऑफ HI के साथ, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा कार्बन, we have CH3, we have CH3, हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, CH3, और ऑक्सीजन के पास कौन आके जुड़ा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो पॉजिटिव है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, इट मींस ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेबल। अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है आपके पास, I नेगेटिव, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 डिग्री दिख रहा है। 3 डिग्री दिखने का मतलब ये कि ये यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो ये ब्रेक डाउन कहां से होगा, ब्रेक डाउन यहां से होगा गाइस। ये OH यहां से अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3, we have CH2 and we have OH। क्लियर है। और 3 डिग्री वाले में ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन यहां बनेगा और ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री में। आपको पता है 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला। इट मींस यहां पे बॉन्ड टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जाके इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट। वी हैव CH3, वी हैव C, ऊपर मिला हमें CH3, नीचे भी क्या मिला हमें CH3, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस आपको याद रखना है कि अगर आपका मिथाइल, इथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। वहीं पे अगर आपके पास 3 डिग्री एलाइलिक या बेंजाइलिक है तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, जैसे 3 डिग्री की होती है।
तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी ईथर की, इन विच वी रिएक्ट ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ HI गाइस। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।